नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता सीबीएसई पाठ्यक्रम की है, जिसे क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। खास तौर से यहाँ ये जानना आवश्यक है कि छायावाद के आधार स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत का स्थान आता है। मूलतः छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। उसी श्रेणी में आने वाले पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वाकई यहाँ हमने उनके जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित आपकी जानकारी के लिए उनकी कृतियों को मैंने प्रस्तुत किया है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। उनकी कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत सारी उपाधियां भी मिले, जैसे पद्म भूषण सम्मान 1961 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। तो बखूबी इन संक्षिप्त चर्चाओं के साथ हमने यहाँ जाना कि हिंदी काव्य जगत में सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिनकी रचना प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। यह जो शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, इस शीर्षक के अंतर्गत कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, पर्वत का मानवीकरण करते हुए उसे एक खूबसूरत नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। बच्चों, कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलाकार अपने मन की आंखों से इस सामाजिक परिदृश्य को निहारता है, उसका अवलोकन करता है और उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि होती है बड़ी पैनी होती है। एक आम इंसान की सोच और एक साहित्यकार की सोच, दोनों में काफी फर्क होता है। कहीं न कहीं साहित्यकार अपनी रचनाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो आम भाषा से हटकर होता है और उसके विशिष्ट अर्थ को लिए ही जाते हैं। कहीं न कहीं उसकी रचनाएं समाज के लिए प्रेरक बन जाती है, प्रेरणा स्रोत होती है, समाज का अवलोकन करती है, समाज का यथार्थ प्रतिबिंबित करती है या फिर प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। प्रकृति में मौजूद इस सौंदर्यानुभूति का चित्रण एक सरस हृदय की ओर इशारा करता है। निसंदेह हम पंत जी के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने जिस खूबसूरती से, जिस बारीकी से, जिस रमणीयता के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को उकरने का काम किया है वह अद्वितीय है। शायद इसीलिए आलोचकों ने उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना है। क्योंकि बच्चों, समाज में कवियों की, साहित्यकारों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो पाठकों की जुबान पर होते हैं या साहित्यिक क्षितिज पर उनकी अपनी हैसियत दिखती है और वह हैसियत उनकी रचनाओं के द्वारा निर्धारित होती है, स्थापित होती है। कहीं न कहीं उनकी रचनाएं साहित्यिक धरातल पर इस रूप में उभरती हैं कि पाठक उनका गुलाम बन जाता है, उनका प्रशंसक बन जाता है, उनका गौरवगान करता है। और इस तरह हमारा समाज ऐसे साहित्यकारों से भरा पड़ा है जिनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव तो होना ही चाहिए। बहरहाल, यहाँ हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक कविता का
अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह पंत जी ने इस शीर्षक के अंतर्गत अपनी भावनाओं को संजोने का काम किया है, किस तरह उन्होंने पर्वत के सौंदर्य को रूपायित किया है, आखिर उन्हें ऐसा क्या दिखा पर्वत में जो हमें बताना चाहते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था बच्चों आपको कि एक साहित्यकार की सोच, एक कवि की सोच और एक आम आदमी की सोच में बड़ा फर्क होता है। अब जरा देखिए, पर्वत हम आपने भी देखा है, लेकिन हमें वो खूबसूरती आज तक नहीं दिखी जो पंत जी को सूझी और उन्होंने शब्दों में प्रस्तुत किया। वाकई ये शब्द, ये भाव बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं और कहीं न कहीं हृदय में ऐसी रमणीयता पैदा करते हैं जो काव्य के अध्ययन के उपरांत ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक साहित्यकार अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा उस रमणीयता का बोध कराता है, उसकी अनुभूति कराता है जो पाठक के लिए अनिवार्य है। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कवि इस काव्यांश के माध्यम से पर्वत प्रदेश का चित्रण किया है, यानी कवि ने पर्वत को एक खूबसूरत नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के सफल चितेरा कहे जाने वाले पंत ने इस कविता में पर्वतीय सौंदर्य का बड़ी ही खूबसूरती से आकलन किया है। कहीं न कहीं कवि को ऐसा जरूर लगता है कि जो पर्वत प्रदेश है उसका सौंदर्य हर पल हर क्षण बदल रहा है। बच्चों, अक्सर पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं और वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी है, निसंदेह ऋतुओं का राजा बसंत है, ये भी हम जानते हैं। और यहाँ इस पावस ऋतु के वर्णन के लिए कवि ने पर्वतीय प्रदेश को चुना है, जहाँ जैसा कि आपने सामान्य तौर पर देखा है कि वर्षा के दिनों में कभी काले बादल तो कभी उजले बादल इन्हीं आकाश में मंडराते रहते हैं और बादल यही तो बूंद बनकर पृथ्वी पर आते हैं, जिसे वर्षा का नाम दिया जाता है। बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि पर्वतीय प्रदेश में बादलों का बूंदों के रूप में अवतरित होना या फिर न होना, कभी कालीमा छा जाना, कभी लालिमा छा जाना, कभी श्वेत रंग हो जाना, तमाम इस तरह के परिवर्तन से पर्वतीय प्रदेश की जो समा दिख रही है, कवि को ऐसा लग रहा है कि वह हर पल हर क्षण परिवर्तित हो रही है। निसंदेह यह जो परिवर्तन है कवि के हृदय की उपज है और वाकई अत्यंत ही सूक्ष्म है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कभी पर्वत प्रदेश के चित्रण में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अर्थात जो पर्वत की ढलान है कुछ वैसी ही दिख रही है जैसे कि खूबसूरत नायिका की कमर। बखूबी आपने देखी है कि कमर थोड़ी चौड़ाई गोलाई लिए हुए ढलान की भांति होती है, ठीक उसी तरह पर्वतीय ढलान को कवि ने मेखलाकार के रूप में प्रस्तुत कर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का प्रयास किया है। बच्चों, कवि का मूल उद्देश्य है पर्वतीय सौंदर्य का चित्रण करना और इस सौंदर्य के चित्रण में कवि ने मानवीकरण अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है ताकि पर्वत के सौंदर्य को प्रस्तुत किया जा सके। सामान्य तौर पर बच्चों आपने देखा है कि
पर्वत पर छोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ कवि ने इस दृश्य को रूपायित करने के लिए ये बताना चाहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, यानी पर्वतीय ढलान है नहीं, अपने सहस्र दृक्ष सुमन फार। निसंदेह पर्वतीय ढलानों पर छोटे छोटे खिले हुए फूल, ये फूल नहीं है बल्कि कवि के अनुसार ये पर्वत की आंखें हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी खूबसूरत नायिका की आंखें सजी धजी होती है, क्योंकि जब कोई खूबसूरत नायिका सज धज कर आईने के सामने खड़े होकर अपने सौंदर्य को निहारती है, ठीक उसी रूप में कवि ने पर्वत का मानवीकरण किया है, पर्वत को उस नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें तमाम वे सारे हाव भाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो एक खूबसूरत नायिका के सज धजने के उपरांत हुआ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अपने सहस्र दृक्ष सुमन फार, यानी पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। यानी कवि बताना चाहता है कि पर्वत की गहराई में, यानी पर्वत की ढलान के नीचे जल का जमाव है, जिसे ताल की संज्ञा दी गई है। यानी पर्वत की चरणों में जो जल जमा हुआ है उसमें पर्वत पुष्प रूपी आंखों से अपना सौंदर्य निहार रहा है। दरअसल उस तालाब को दर्पण की संज्ञा दी गई है। दर्पण की संज्ञा इसलिए दी गई है कि ताल का जल काफी स्वच्छ है, निर्मल है, जिसमें पर्वत पुष्प रूपी आंखों से अपने सौंदर्य को देख रहा है, निहार रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कोई खूबसूरत नायिका सजने संवरने के उपरांत आईने के सामने खड़े होकर अपने सौंदर्य को निहारती है, इस तरह का चित्र प्रतिबिंबित करना कवि का उद्देश्य है। निसंदेह यहाँ कवि ने इस काव्यांश के द्वारा कविता में रमणीयता को दर्शाया है, ताकि पाठक रसास्वादन कर सकें, रसानुभूति कर सकें। आगे की पंक्तियों में इस बात की चर्चा की गई है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मदने नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्झर। सामान्य तौर पर आपने देखा है बच्चों कि पर्वतों से झरने फूटते हैं और उन झरनों का कलकल छलछल ध्वनि बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, ये भी आपने देखा है। दरअसल यह जो सौंदर्य है कवि को भी आकृष्ट कर रहा है। कवि ने इस सौंदर्य को रूपायित करने के लिए ऐसा चित्रण किया है कि ये झरने महज यूं ही झर नहीं रहे हैं, बल्कि ये अपने पर्वत की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी भावों को चित्रित करने का प्रयास किया है। झरनों का यूं ही गिरना सामान्य सी घटना नहीं है, सामान्य सी बात नहीं है, बल्कि ये झरने अपने पर्वत की गौरव गाथा का बखान कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए बच्चों कि किस तरह प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने प्रस्तुत करने का काम किया है। इतना ही नहीं, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्झर, यानी जो झरने ऊपर से फूट रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और उनसे जो झाग बन रहा है वे मामूली झाग नहीं है, बल्कि वे तो मोतियों की लड़ियों के समान हैं। जिस तरह कोई खूबसूरत नायिका सजते संवरते समय अपने गले में मोतियों की माला पहनती है ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, कायम रहे, ठीक उसी तरह ये झरने मामूली झरने नहीं हैं, बल्कि ये तो मोतियों की लड़ियों के सदृश हैं। अब जरा गौर कीजिए कि किस तरह पर्वत रूपी नायिका अपने गले में मोतियों की माला पहनी है।
कैसा चित्रण है, कैसी रमणीयता है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। बात इतनी ही नहीं है, गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरौना पर अनियमित अटल को चिंता पर। पर्वतीय ढलान पर मौजूद उन पेड़ पौधों की तरफ भी कवि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कुछ पेड़ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और इस तरह वे कवि ऐसा बताना चाहता है कि कुछ इस तरह बड़े हैं जैसे वे आकाश की तरफ मुंह करके चिंतित अवस्था में किसी खास उद्देश्य से जुड़े हुए हों। यानी इस तरह से पर्वतीय ढलान पर अवस्थित बड़े वृक्षों की तरफ इशारा किया गया है, बड़े पेड़ों की तरफ इशारा किया गया है, जो उसकी खूबसूरती बढ़ाने में भूमिका अदा करते हैं। कुछ शांत हैं, कुछ चुपचाप हैं, जिनकी डालियां झुकी हुई है। कवि ने ऐसा माना है कि वे नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसके आगे कवि कह रहा है कि उड़ गया अचानक लोभ उधर, फरका अपार पारद के पर। यानी बादलों के जत्थों का हवा से इधर से उधर आना जाना, ये भी क्रम लगा हुआ है। जब कभी बादलों का जत्था यूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, कवि ने महज उसको एक सामान्य सी घटना नहीं बताया है, बल्कि कवि ने बताना चाहा है कि देखो, पर्वत का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, चमकीले पंखों को लगाकर उड़ता चला जा रहा है। पारद यानी पारा, पारे का रंग आपने देखा है, मरकरी का रंग आपने देखा है, कितना उजला होता है, और उन्हीं पंखों से वह उड़ा चला जा रहा है। दरअसल पर्वत तो उड़ नहीं सकता, लेकिन बादलों के ऐसे जत्थे को चित्रित करने के लिए कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के फर। यानी पर्वत समूह का कोई हिस्सा चमकीले पंखों से सुसज्जित होकर उड़ता चला जा रहा है। निसंदेह आकाश में पर्वतीय क्षेत्र पर बादलों के इस तरह से आने जाने के इस रहस्यमय अंदाज को चित्रित करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कविता की खूबसूरती को बढ़ाने में चार चांद लगाते हैं। क्योंकि कवि का मूल उद्देश्य है पर्वतीय सौंदर्य का चित्रण करना, और इस सौंदर्य के चित्रण में वे कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। बात इतनी ही नहीं है, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपरंबर। कवि बताना चाहता है कि बादलों के आवागमन से सिर्फ झरने की संगीत सुनाई दे रही है नहीं, क्योंकि वर्षा जोरों की हो रही है टूट पड़ा भूपरंबर, आसमान का जमीन पर टूट पड़ना। दरअसल ऐसे मुहावरों का प्रयोग हम जोर से जब वर्षा हो रही होती है इसके लिए किया करते हैं। कवि ने भी इसका सहारा लिया है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताली, जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल। धस गए धरा में सभय साल, यानी जोरों की वर्षा होने के उपरांत पेड़ों की डालियां झुकी हुई है। कवि को ऐसा लग रहा है कि ये साल के वृक्ष डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपना मुंह नीचा किए हुए हैं। इस बात इतनी नहीं, उठ गया धुआं जल गया ताल। कवि ऐसा कह रहा है कि लग रहा है किसी ने ताल में आग लगा दी हो, क्योंकि सर्वत्र धुआं उठता दिख रहा है। बच्चों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सामान्य तौर पर हुआ करती है, और इस प्रक्रिया में जब जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, कवि को ऐसा लग रहा है कि ये सामान्य सी घटना नहीं है, बल्कि आग लगी है नीचे और धुआं उठ रहा है। दरअसल ऐसा होता कुछ नहीं है, यह तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जिसके चलते वाष्प ऊपर जा रहा है, जो धुएं के रूप में दिख रहा है। और यही सौंदर्य का चित्रण कवि का उद्देश्य है। तो बखूबी आपने इस संदर्भ को समझा, और
आपने वर्षा के दिनों में पावस ऋतु में अभी देखा है कि बादलों का जत्था एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है। कभी आपने देखा कि कहीं बादल है तो कहीं धूप है, कहीं वर्षा हो रही है तो कहीं नहीं हो रही है। और इस तरह का परिवर्तन यत्र तत्र देखने को मिलता है। इस दृश्य को रूपायित करने के लिए कवि ने कहा है, यूं इंद्र जलद याद में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यानी देवताओं का राजा इंद्र जलद रूपी यान में बैठकर, बादल रूपी यान में बैठकर कोई जादुई खेल खेल रहा है। दरअसल ये जादुई खेल नहीं है, ये तो बादलों के उभरते स्वरूप और उनके बूंदों में गिरने के रहस्य को दर्शाने के लिए ऐसे दृश्य का अंकन किया गया है, जो कविता की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो निसंदेह हमने इस काव्यांश में देखा कि किस तरह कवि ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, और इस चित्रण में उन्हें पूर्णतः सफलता मिली है। पर्वत को एक खूबसूरत नायिका के रूप में प्रस्तुत करना कवि का मूल उद्देश्य है, और इसके लिए कवि ने उन तमाम अलंकारिक दृश्यों का चित्रण किया है जिससे कविता सौंदर्यमयी प्रतीत हो। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, आपने बखूबी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस कविता के भाव को समझा है। पुनः यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। और मेरी उम्मीद जरूर है कि आपने इस कविता को भली भांति समझ लिया है और इसे अपने आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।